दोस्तों, आज की ये कहानी आपकी सांसें अटका देगी जब आपको पता चलेगा कि पहले ताइवान में कितने बुरे रूल्स थे। ये कहानी है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जो बेचारे पॉलिटिक्स के चक्कर में फंस जाएंगे और उनकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रह पाएगी, पर साथ में उनके साथ एक डिमोनिक साया भी आ जाएगा जो आपकी रूह हिला देगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ये सीरीज है बैक टू स्कूल या फिर डिटेंशन। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा बैक टू स्कूल की एक श्रापित डिमोनिक कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है फांग नाम की एक लड़की को क्लास में दिखाते हुए, जिसे बाहर से शोर सुनाई दे रहा था क्योंकि बाहर स्कूल के अंदर से ही काफी सारे मासूम बच्चों को और टीचर्स को गिरफ्तार करा जा रहा था। और पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बैंड बुक्स पढ़ी थी, यानी वो किताबें जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। पर बहुत फालतू की बात है क्योंकि नॉलेज फ्री होनी चाहिए हर जगह। इस सब के पीछे असल में फांग का ही हाथ था। पर देन नेक्स्ट सीन में फांग स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर बुरी तरीके से मारी जाती है। ये बिल्डिंग थी हानकुई बिल्डिंग, और इस हत्याकांड के बाद हानकुई बिल्डिंग को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद अब वो जगह बिल्कुल खंडर हो गई थी। सीन आता है सालों आगे और हम देखते हैं मिसेस वेन को। वो जाती है अबैंडन हानकुई बिल्डिंग के अंदर क्योंकि वो चांग नाम के एक स्टूडेंट को ढूंढ रही थी। जल्दी उसके साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें और वो जाकर चेक करती है एक क्लोजेट के अंदर, जहां पे एक ईविल शक्ति उसे पकड़कर बुरी तरीके से मार डालती है। सीन आता है 3 दिन पहले और हम मिलते हैं ली नाम की एक लड़की से और उसकी माँ से। ये दोनों शहर से शिफ्ट हुए थे इस गांव में, और अब से ली ग्रीनवुड स्कूल में पढ़ेगी, जो वो ही हॉन्टेड स्कूल था। पर रास्ते में ली को दिखने लगती है एक सोल्जर की आत्मा। जी हाँ, ली पे कुछ खास शक्तियां हैं और भूत प्रेत उसके पास एक्टिव हो जाते हैं। एनीवे, ली और उसकी माँ अपने नए घर पहुंचते हैं, पर ली को जल्दी ही फील होने लगता है कि जैसे इस घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी हो। उसे पुरानी किताबें भी मिलती है और एक किताब के अंदर एक फोटो थी जिसके अंदर थी वो लड़की फांग जो बिल्डिंग से कूदकर मर गई थी। ली अभी इस बात पे ध्यान नहीं देती और अपने पापा की दी हुई एक पेंटिंग को दीवार पे लगाती है, पर उसे आने लगते हैं पास्ट के विजन, जिससे ये साफ था कि ली के पुराने स्कूल में उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। ली डिप्रेस थी और अगली सुबह वो अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए दवाई भी लेती है। और ये छोटी छोटी बातें कहानी में आगे बहुत ज्यादा काम आएंगी, तो सब कुछ याद रखना। ली देन पहुंचती है ग्रीनवुड स्कूल। सारे बच्चे वहां सोल्जर्स की तरह लाइन में चल रहे थे, पर ली को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ नहीं पता था, और इसलिए ली को पकड़ लेता है पाई नाम का एक इंस्ट्रक्टर। पाई ली के बैग से निकाल लेता है एक किताब और बोलता है कि भले ही इस देश में अब डेमोक्रेसी आ गई हो, पर इस स्कूल में अभी भी बैंड बुक्स को पढ़ना मना है। और दोस्तों, वो किताब एक पोयम की किताब थी। पाई साफ बोल देता है कि ये स्कूल अभी भी पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, तो ली को संभल के रहना होगा। ली देन मिलती है मिसेस वेन से, जो 3 दिन बाद मरने वाली थी। मिसेस वेन ली को सारे रूल समझाती है एंड देन क्लास शुरू होती है। क्लास में हम देखते हैं 2 बच्चों को जिन्होंने एक बैज पहन रखा था। क्लास शुरू होते ही वो दोनों चले जाते हैं सफाई करने के लिए। ये बैज बेसिकली उस बच्चे को मिलता है जो स्कूल के रूल एंड रेगुलेशंस को तोड़ देता है, और बैज पहनने वाले को सब लोग नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। ली देन मिलती है चियू नाम की एक लड़की से जो क्लास की मॉनिटर थी, और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। देन रात को हम देखते हैं चांग को और उसके पापा कुन को, जो गांव के शमन थे। इतना ही नहीं, चांग असल में स्कूल में अभी नौकरों वाला बैज पहनकर घूम रहा था। एनीवे, अभी चांग जाता है अपने अंकल वेई तिंग को खाना देने। वेई तिंग थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल था, पर क्यों ये आगे पता चलेगा। देन देर रात को चांग मंदिर की भेंट से पैसे चुरा लेता है। वो पैसे जमा कर रहा था ताकि वो एक दिन ये शहर छोड़कर जा सके। बेसिकली ये उसका सपना था। अब नेक्स्ट डे चियू ली को बताती है हानकुई बिल्डिंग के बारे में कि कैसे वहां पे जाना मना है, और तभी ली को कुछ डिमोनिक फील होने लगता है। वो समझ जाती है कि स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है जो जुड़ी हुई है हानकुई बिल्डिंग से। ली के अंदर क्यूरियोसिटी थी, तो वो क्लास बंक कर चले जाती है हानकुई बिल्डिंग में, और उस बिल्डिंग के अंदर उस टाइम पे कैरोल नाम की एक लड़की पागलों की तरह चिल्ला रही थी, रो रही थी, और उसके साथ पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी।
थी, जैसे वो पोजेस्ड हो गई हो। एनीवे ली आती है बिल्डिंग की छत पे क्योंकि उसे स्मोकिंग करनी थी, पर ली को पकड़ लेता है चांग। यहाँ पे वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि दोनों की लाइफ बेकार थी। चांग को नौकर बन के स्कूल में घूमना पड़ता था और ली तो स्कूल में आना भी नहीं चाहती थी। थोड़ा टाइम वो दोनों साथ में स्पेंड करते हैं और चांग अब ली को पसंद भी करने लगा था। पर तभी छत पे आ जाती है कैरोल। वो जाकर ऊंचाई पे खड़े हो जाती है। चांग और ली उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर कैरोल कूद जाती है नीचे, ये बोलकर कि अब उसे ये डिमोनिक चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। ली की तो रूह कांप जाती है, पर चांग तुरंत उसे लेकर भागता है एग्जिट की तरफ। भागते भागते ली की डिप्रेशन वाली गोलियां सीढ़ियों पे ही गिर जाती है और नीचे पहुंचने पे कैरोल बुरी तरीके से मर चुकी थी। यहाँ पे अचानक ली को कैरोल की लाश के ऊपर दिखाई देती है एक सफेद रोशनी, जो असल में एक आत्मा है, और ये बात ली अच्छे से समझ जाती है। देन जल्दी ही इंस्ट्रक्टर पाए और स्कूल के प्रिंसिपल को पता चलता है हत्याकांड के बारे में, पर प्रिंसिपल मना कर देता है कि ये खबर स्कूल से बाहर नहीं जानी चाहिए। वहीं ली भी उस मौत को देखकर सदमे में आ गई थी, पर चांग ली को देता है एक प्रोटेक्शन चार्म बना के जो उसे आत्माओं से बचाएगा। ली उस रात को सदमे की वजह से सो भी नहीं पाती एंड द नेक्स्ट डे इंस्ट्रक्टर पाए सारे क्लास मॉनिटर्स को डांट मारता है क्योंकि क्लास के बच्चे मौत के बारे में बात कर रहे थे, जो स्कूल की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं था। चियो अब जाकर ली को मना करती है मौत के बारे में बात करने के लिए, पर ली चियो को दिन बताती है कि क्या हुआ था और कैसे उसकी डिप्रेशन वाली गोलियां हानकुई बिल्डिंग में ही गिर गई थी। फिलहाल के लिए चियो ली को सजेस्ट करती है कि इस बारे में वो किसी को भी ना बताए, पर दोस्तों उन दोनों की बातें बाथरूम में से किसी ने सुन ली थी। देन क्लास में बच्चों को पीटा जाता है क्योंकि वो लोग मौत के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद वहां आता है इंस्ट्रक्टर पाए। वो चांग को आकर डांटने और मारने लगता है क्योंकि सबको ये पता चल गया था कि चांग हत्याकांड के वक्त बिल्डिंग के अंदर था। देन बात आती है कि चांग के साथ दूसरा स्टूडेंट कौन था। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ली का साथ देते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता, पर एक लड़की पागल सी थी, जो वही लड़की थी जिसने बाथरूम के अंदर से ली की बातें सुन ली थी। वो पाए को बता देती है कि दूसरी स्टूडेंट ली है, जिसके बाद पाए ली को बना देता है नया नौकर। अब नौकर बनने के बाद ली को बाथरूम वगैरह साफ करने पड़ते हैं, पर चांग हर जगह ली का साथ दे रहा था। चियो को भी अपनी दोस्त के लिए बुरा लग रहा था, पर अब वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं टीचर्स को भी वार्निंग दी जाती है अपने बच्चों को और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए, ताकि वो डिसिप्लिन में आ जाए। इस बात का इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है मिसेस वेन को। देन उस दिन क्लास में बच्चे ली की आंसर शीट को बदल देते हैं, जिससे उसे मिलते हैं 0 नंबर। ली इस बात को मिसेस वेन को बताती है, पर मिसेस वेन उल्टा ली को ही डिमोनिक तरीके से मारने लगती है। बेसिकली आप देख रहे हो ना कि एक देश की बेकार पॉलिटिक्स मासूम बच्चों पे कितना ज्यादा बुरा असर डाल सकती है। इस सब से परेशान होकर ली जाती है हानकुई बिल्डिंग में अपनी डिप्रेशन वाली गोलियां लेने के लिए, पर गोलियां उसे सीढ़ियों की जगह मिलती हैं एक टॉयलेट के अंदर। देन अचानक ली को कोई वही बंद कर देता है। ली चिल्लाने लगती है, पर देन बाहर से आने लगती है एक लड़की की आवाज। वो लड़की ली को बोलती है कि बस तुम मुझे एक बार हाँ बोल दो और मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। ली क्योंकि परेशान थी तो वो हाँ बोल देती है, जिसके बाद टॉयलेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पर ली ये अच्छे से जानती थी कि जिस लड़की से वो अभी भी बात कर रही थी ना, वो एक आत्मा थी। अब उस रात ली को आता है एक सपना और वो देखती है मिसेस वेन को, जो हानकुई बिल्डिंग में थी, जहाँ पे ली के सामने ही वो शैतानी शक्ति मिसेस वेन की टांगे तोड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालती है। ली के सामने आ जाती है एक आत्मा, और ये थी फांग की आत्मा, जो बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। इस बुरे सपने के बाद ली जाग जाती है और आज ली के साथ उसकी माँ भी स्कूल आती है, क्योंकि उसे मिल गई थी ली की शिकायत। स्कूल में इंस्ट्रक्टर पाए ली की माँ को शिकायत कर ही रहा था कि तभी ली को दिखाई देती है मिसेस वेन, जिसकी हालत डिमोनिक हो गई थी, जिससे ली समझ जाती है कि जो उसने सपने में देखा वो सब कुछ सच था। एनीवे आज क्लास में आता है वान नाम का एक नया टीचर, और वो काफी ज्यादा कूल था। वो स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल्स को बिल्कुल भी नहीं मानता था और वो आते ही पूरी क्लास का रवैया बदल देता है। वो सारे स्टूडेंट्स को समझाता है कि सब एक साथ रहेंगे, और क्योंकि देश में अब डेमोक्रेसी है तो अब स्कूल को भी बदलना होगा। वान ली से उसका नौकर वाला बैच भी वापस ले लेता है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट फाइनली खुश थे। उन्हें यकीन था कि अब शायद क्लास की तरह लगेगी, मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह नहीं।
वान सबको एक एसे लिखने के लिए देता है, पर पूरा टाइम ली को फील हो रहा था जैसे उसके पास कोई नेगेटिव शक्ति हो। इस बारे में ली जाके बताती है चांग को। चांग ली को मंदिर चलने के लिए बोलता है, उसे ब्लेस वगैरह करने के लिए, पर उस टाइम पे ली को जल्दी घर जाना था। स्टिल जाते जाते चांग ली को पूछ लेता है अगली रात हानकुई बिल्डिंग चलने के लिए, जहाँ पे स्कूल के कुछ बच्चे ओइजा बोर्ड खेलने वाले थे मजे करने के लिए, और इस काम के लिए ली मान जाती है। देन आज घर पे ली को उसके पापा ने शहर से मैसेज भेजा था और वो जल्द ही उससे मिलने आएगा, पर ली की माँ बार बार मैसेज सुने जा रही थी। वो उदास थी क्योंकि उसके पति ने उसके बारे में मैसेज में कुछ भी नहीं बोला था। देन अगली रात चांग, ली और 4 और बच्चे हानकुई बिल्डिंग जाते हैं। वो सब खेलते हैं ओइजा बोर्ड जैसा ही एक स्पिरिट गेम, और गेम के अंदर जल्दी ही उनकी पेंसिल घूमने लगती है। सारे स्टूडेंट आत्मा से अपने अपने सवाल पूछते हैं, पर अचानक वो आत्मा बोर्ड पे आकर बोलती है, अब तेरी बारी है मेरी मदद करने की। ये सुनते ही ली को याद आ जाती है फांग की आत्मा की, और अचानक स्पिरिट बोर्ड पे होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें और ली हो जाती है बेहोश। ली को दौरा उठ जाता है और पेंसिल अपने आप घूमने लगती है तेज तेज। उस दौरे में ली को आता है एक विजन, जिसमें वो पहुंच गई थी स्कूल के स्टोर रूम के अंदर। वहां पे रखी हुई थी बहुत सारी बैंड किताबें, और अब ली से बात करने आती है फांग की आत्मा। वो ली के पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि अब फांग और ली एक हो जाएंगे, जिससे डरकर ली अचानक जाग जाती है। सारे स्टूडेंट भागते हैं हानकुई बिल्डिंग से डर के मारे, और अब आज रात ली जब घर पहुंचती है तो घर पे ऑलरेडी आया हुआ था टीचर वान। वान ली को रू नाम का एक पौधा देता है। ये पौधा बुरी शक्तियों को दूर भगाने का काम करता है, और पौधा देखकर ली को याद आने लगती है पुरानी बातें। दोस्तों, असल में पास्ट में ली के मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते थे, और एक दिन ली के पापा ने उसे रू का पौधा ही गिफ्ट करा था ताकि बुरी शक्तियां उसके पास ना आए। और अब प्रेजेंट में ली अपने पापा की हैप्पी मेमोरीज को ही याद कर रही थी। देन कमरे में आती है ली की माँ, और वो ली को मना करती है कि तुम दोबारा पोएम्स मत लिखना, वरना तुम्हारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। ली की माँ ने ये इसलिए बोला था क्योंकि उस पौधे पे एक पोयम लिखी हुई थी, पर इस बात को आप लोग और ज्यादा अच्छे से आगे समझोगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अंकल वेई तिंग को, जो कब्रिस्तान में आता है फांग की कब्र के पास, यानी ये आदमी फांग को जानता था। वही स्कूल में आज चांग और कुन करने आए थे एक रिचुअल हानकुई बिल्डिंग पे, उस जगह को ब्लेस करने के लिए, पर साथ ही साथ ली जाती है बिल्डिंग की तरफ क्योंकि उसे बार बार फांग की आत्मा परेशान कर रही थी। ब्लेसिंग रिचुअल जल्दी शुरू हो जाता है, और वहीं ली के हाथ पे गिरने लगता है खून। बिल्डिंग में रात हो जाती है और ली पीछा करती है एक अजीब परछाई का, पर देन ली को दिखाई देती है एक खौफनाक आत्मा जिसके हाथ पैर बेड़ियों में बंधे हुए थे और मुंह पे मास्क लगा हुआ था। देन दूसरी तरफ से सोल्जर्स की आत्माएं आने लगती है, और डर के मारे ली घुस जाती है क्लास के अंदर। क्लास में एक पियानो अपने आप बजने लगता है और डिमोनिक सोल्जर्स तालियां बजाने लगते हैं। इस सब से ये समझ आ रहा था कि फांग के साथ पास में कुछ हद से ज्यादा डिमोनिक हुआ था। फांग देन ली को लेकर पहुंचती है क्लास में और बदल जाती है एक रोशनी के अंदर। वो रोशनी ली के सामने पेश करती है एक जेड लॉकेट। ली साथ में देख पाती है उस शैतानी शक्ति को जो फांग की आत्मा को मारना चाहती थी, पर जैसे ही ली लॉकेट उठाती है सब कुछ ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ चांग नोटिस करता है कि उसके भगवान की आंख से खून निकल रहा है, यानी दोस्तों कुछ तो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था। रिचुअल के बाद चांग और कुन हानकुई बिल्डिंग पे लगा देते हैं एक प्रोटेक्शन चार्म, और अब अगले दिन ली बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही थी। वो अपना ऐसे भी लिखकर स्कूल ले गई थी, और जो उसने ऐसे लिखा था ना वो इतना ज्यादा प्यारा था कि पूरी क्लास के रोंगटे खड़े हो गए थे। टीचर वान भी ली की दाद देता है, पर स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग ली के पीछे देखते हैं फांग की आत्मा को, जो उस लॉकेट की वजह से अब अटैच हो गई थी ली के शरीर से, और इन दोनों लड़कियों ने दोस्ती भी कर ली थी। अब नेक्स्ट डे इंस्ट्रक्टर पाई फिर से ली को पकड़ लेता है चेकिंग करवाने के लिए, पर आज फांग की आत्मा पाई को डिमोनिक तरीके से घूर रही थी, जिससे ली थोड़ा घबरा जाती है। एनीवे सीन आता है वान के इंग्लिश लिटरेचर क्लब पे, जिसमें वही बच्चे थे जिन्होंने उइजा बोर्ड खेला था। अब आज टीचर वान ली को भी लिटरेचर क्लब में ले आता है क्योंकि उसका ऐसे हद से ज्यादा प्यारा था, और ये सब कुछ फांग की आत्मा पीछे से देख रही थी। ली अपने राइटिंग टैलेंट की वजह से फेमस भी होने लगती है, पर चांग को हो रही थी अब
की चिंता। देन उस दिन फांग की आत्मा जब ली के साथ घर जाती है तो अचानक ली पहुंच जाती है पास्ट के जमाने में। उसे पता चलता है कि इसी सेम घर में फांग की फैमिली भी रहती थी। ली फांग को और उसके परिवार को भी देख पाती है एंड ली को फांग का एक पुराना डब्बा मिलता है जिसमें पुरानी फोटोज थी और फोटो में वही लोग थे जो कहानी की शुरुआत में गिरफ्तार हो गए थे। ली फांग की एक डायरी भी देखती है जिसमें बहुत सुंदर पोयम्स लिखी हुई थी, पर दोस्तों पुराने जमाने में पोयम लिखना अलाउड नहीं था, जिससे ली अब फांग का दुख दर्द फील कर पा रही थी। और ये इतनी भी पुरानी बात नहीं है, अभी 100 साल भी नहीं हुए इन शैतानी रूल्स को हटाए हुए। अब नेक्स्ट डे चांग ली को लेने आता है मंदिर के लिए, पर ली नहीं जाती क्योंकि इसने एक आत्मा को अपना दोस्त बना लिया था। चांग यहाँ पे ली के गले में वो लॉकेट देख लेता है, पर ली चांग को बिना कुछ भी बताए वहां से चली जाती है। देन सेम डे चांग अंकल वेई तिंग को फांग की कब्र को साफ करता हुआ देख लेता है। अभी तो चांग को कुछ समझ नहीं आता कि क्या बात है, पर आगे ये सब काम आएगा। वहीं स्कूल में ली लंच ब्रेक के टाइम पे पोयम लिख रही थी, जो देख लेता है वो फालतू आदमी इंस्ट्रक्टर पाए। वो ली को ले जाकर ऑफिस में पनिश करने लगता है और फांग की आत्मा ली से परमिशन मांगती है इस आदमी को मारने की, पर ली फिलहाल के लिए मना कर देती है। सही टाइम पे टीचर वान आकर ली को प्रोटेक्ट करता है और प्रिंसिपल भी इस डिस्प्यूट में आ जाता है। पाई के हिसाब से बच्चों को पोएम्स नहीं लिखनी चाहिए, पर वान पाई को जवाब देता है कि अब हमारा देश आजाद है। वान ली को लेकर अपने साथ चले जाता है, पर थोड़ी देर बाद वान आता है प्रिंसिपल के पास वापस। असल में दोस्तों प्रिंसिपल वान का पापा भी था। वान आज रहा था स्कूल को मॉडर्न तरीके से बदलने के लिए नए रूल्स का सेट, पर इस बात पे प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है। प्रिंसिपल के हिसाब से उनका स्कूल सालों से रूल्स फॉलो करता आ रहा है और ये सब नहीं बदलने वाला। देन प्रिंसिपल के कहने पे वान जाता है मिनजंग नाम की एक लड़की के साथ डिनर पे। ये बेसिकली अरेंज मैरिज से पहले वाली डेट थी, पर मिनजंग और ली दोनों ही इस डेट में इंटरेस्टेड नहीं थे। बेसिकली वान अपने पापा के कंट्रोल में जीकर अब थक चुका था। अब अगले दिन ली क्लास में नहीं आती क्योंकि उसे लिटरेचर क्लब के लिए पोयम लिखनी थी। ली को लिखने में दिक्कत हो रही थी और इस टाइम पे फांग की आत्मा चले जाती है ली के दिमाग में। फांग को पता चलता है कि कैसे ली के मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते थे और एक दिन ली की माँ ने ली से पूछा था कि क्या उसका पापा अफेयर चला रहा है, क्योंकि दोस्तों ली का पापा 90% टाइम घर से बाहर रहता था। इस बात के जवाब में ली ने अपनी माँ को बोल दिया था कि शायद उसका पापा घर इसलिए नहीं आता क्योंकि ली एक अच्छी बेटी नहीं है। ऐसा ली ने इसलिए बोला था क्योंकि उसने अपने पुराने स्कूल में कुछ बहुत ज्यादा बुरा काम करा था। ये बात ली की माँ भी मान गई थी और इसलिए अब प्रेजेंट में ली की माँ हमेशा ली को फोर्स करती रहती है उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए ताकि उसका पापा वापस आ जाए। अब ली की इस दर्दनाक मेमोरी का इस्तेमाल कर फांग लिख देती है एक पोयम और वो पोयम ली ले जाकर दिखाती है टीचर वान को। वान की तो आंखें भर आती है पोयम पढ़कर और वो समझ जाता है कि ली बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। फांग की आत्मा ली के लिए बहुत ज्यादा खुश भी थी। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि फांग के साथ आखिर हुआ क्या था पास्ट में। वेल अब यहाँ से हम लोग फांग की कहानी भी धीरे धीरे समझेंगे। अब हम पास में फांग को देखते हैं जब एक दिन चुन याओ नाम का एक टीचर फांग की पोयम डायरी को पढ़ लेता है। चुन याओ को पोयम्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पर डर के मारे फांग ने अपनी डायरी को फेंक दिया था क्योंकि उसे जेल नहीं जाना था। जेल नहीं, उसे मरना नहीं था। जी हाँ, वो शैतानी पॉलिटिक्स वाले लोग पोयम जैसी चीजों से ही इतना डरते थे कि वो बच्चों को भी मार देते थे। चुन याओ फांग की पोयम्स को बचा लेता है और वो उसे एनकरेज करता है कि एक दिन इस देश में रूल्स बदल जाएंगे और इसलिए फांग को हमेशा पोयम्स लिखते रहना चाहिए। ये सारी चीजें प्रेजेंट में फांग ली को बताती है और ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है क्योंकि इन दोनों की लाइफ बेसिकली बहुत ज्यादा सिमिलर थी। और अब इन दोनों की दोस्ती पे एक लाइक तो बनता है। वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। देन फांग ली को बताती है कि एक बार उसे प्यार हुआ था और जितनी भी आज तक उसने पोयम्स लिखी है उन पोयम से उसने अपना वो प्यार ही दर्शाया है। और दोस्तों फांग को प्यार हुआ था टीचर चुनियाओ से। पास्ट में वो दोनों बहुत ज्यादा टाइम साथ बिताने लगे थे। फांग ने चुनियाओ को बताया था कि कैसे उसे ऑथर बनना है और चुनियाओ ही सिर्फ उसकी भावनाएं समझता था। अब सेम चीजें प्रेजेंट में भी हम लोग देख पाते हैं। टीचर वान धीरे धीरे ली के क्लोज आने लगता है। वो उसकी राइटिंग की वजह से उसे समझने लगता है कि ली के अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन है और ली भी धीरे धीरे टीचर वान को पसंद करने लगती है। और ये सब देखकर फांग को याद आ रहा था अपना प्यार।
एक दिन इंस्ट्रक्टर पाई ली और वान को साथ में देखकर शक कर लेता है और यहाँ से अब परेशानियां बढ़ जाएंगी। वहीं चांग देखता है हानकुई बिल्डिंग पे लगे हुए प्रोटेक्शन चार्म को जिसपे खून लग गया था। वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। ये सारी बातें वो बताता है कुन को, पर कुन बस अपने बेटे को डांट मारता है और कुछ नहीं। थोड़े दिनों बाद ली एक बहुत बड़े राइटिंग कंपटीशन के प्राइमरी राउंड को जीत जाती है और ये बात वान बताता है प्रिंसिपल को, पर प्रिंसिपल बहाव ही नहीं देता। प्राइमरी राउंड के विनर्स के लिए एक पार्टी भी होने वाली थी जिसके लिए अब ली तैयार हो रही थी और फांग को याद आ रहा था अपना पास्ट। दोस्तों बेसिकली जैसी चीजें फांग के साथ हुई थी ना पास्ट में, वैसी ही सेम चीजें ली के साथ प्रेजेंट में हो रही है, वो भी फांग की आत्मा की वजह से। यानी ये आत्मा ली की लाइफ को बदल रही है अपनी लाइफ में। पर हम लोग जानते हैं कि एंड में फांग मर गई थी, यानी ली की लाइफ भी जल्दी ही पूरी तरीके से बिखरने वाली है। एनीवे ली जाती है वान के साथ उस पार्टी में और फांग ली को एनकरेज करती है वो चीजें करने के लिए जिससे ली की लाइफ में सब कुछ वैसा हो जैसे फांग के साथ हुआ था। पार्टी के बाद ली और वान और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। वान ली को गिफ्ट करता है रियल मोती के कुंडल, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही पास्ट में चुन याओ ने फांग को गिफ्ट करा था वो जेड लॉकेट और यहीं पे उन दोनों ने पहली बार किस करी थी। यही रीजन है कि वो लॉकेट फांग की आत्मा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन ली के घर पे ली पहनती है अपनी इयररिंग्स, पर उसके कान में छेद नहीं था, तो वो आज अपने इन नए कुंडलों से ही खुद के कान में छेद कर लेती है बुरी तरीके से। यानी ली भी प्यार में पागल हो गई थी। देन नेक्स्ट डे चांग नोटिस करता है कि ली ने अपने एग्जाम पे नाम लिख दिया है फांग, जिससे वो चौंक जाता है क्योंकि ये नाम तो चांग ने कब्र पे लिखा हुआ देखा था। चांग तुरंत भागकर जाता है वेई तिंग के पास, पर अंकल चांग को कुछ भी नहीं बताता। फिर चांग अब इतना समझ गया था कि ली शायद खतरे में है और जो आत्मा है वो फांग की है। चांग रिसर्च करता है स्कूल के पास्ट के बारे में और पुरानी फोटोज देखकर चांग की रूह कांप जाती है। हर फोटो के अंदर फांग की आंखें कटी हुई थी। न्यूज़पेपर से चांग को यह भी पता चल जाता है कि फांग ने किसी वजह से खुदकुशी कर ली थी और ये उसी लड़की की आत्मा है जो हानकुई बिल्डिंग के अंदर रहती है। एक फोटो में चांग देख लेता है उस जेड लॉकेट को और वो तुरंत भागता है ली को ढूंढने के लिए। उसे ली मिलती है हानकुई बिल्डिंग की छत पे और वो तुरंत उसे मांगता है वो लॉकेट। चांग ली को समझाता है कि इस हॉन्टेड बिल्डिंग की आत्मा का नाम ही फांग है और इसी आत्मा ने कैरोल को मारा था पोजेस करके और अब वो आत्मा ली को भी पोजेस करना चाहती है। चांग ली से छीनने लगता है वो लॉकेट, पर इस चक्कर में चांग पहुंच जाता है एक दूसरी दुनिया में और ये दुनिया है डिटेंशन की। असल में फांग की आत्मा की पुरानी यादों पे कोई श्राप लगा हुआ है और उस श्राप पे ताकत है लोगों की आत्माओं को डिटेंशन में बंद करने की। ये अभी आप लोग समझ नहीं पाओगे पर आगे काम आएगा। फांग की आत्मा ली को भी डिटेंशन की दुनिया में ले जाती है और ली फांग से पूछती है कि अगर उसने ही कैरोल को मारा हो तो, पर फांग बताती है कि वो बस कैरोल से मदद चाहती थी, पर कैरोल डर गई और उसने खुदकुशी कर ली। पर देन फांग को मिली ली और फांग अच्छे से जानती है कि ली ही वो लड़की है जो उसकी मदद करेगी। फांग ली को बता देती है कि वो पोएम्स लिख पा रही थी क्योंकि फांग की आत्मा उसके साथ थी और जल्दी ही फांग ली को पूरी तरीके से पोजेस कर लेगी ताकि वो अपना बदला ले सके। ये सुनकर ली का दिल टूट जाता है और वो उस लॉकेट को अपनी गर्दन से निकाल देती है। लॉकेट हटते ही सब नॉर्मल हो जाता है और फांग की आत्मा ली को पोजेस नहीं कर पाती। देन चांग ली को घर ले जाता है, वो उसे ब्लेस कर देता है और उस लॉकेट को कैद कर देता है एक प्रोटेक्शन चार्म के अंदर। वो देन ली और फांग का साथ में फॉर्चून भी देखता है और ली के हिसाब से फांग की आत्मा अपने अतीत से दूर भाग रही है और इसलिए वो डिमोनिक है, तो बेहतर यही होगा कि ली उस आत्मा से दूर रहे। हालांकि दोस्तों ली अभी श्योर नहीं थी कि उसे फांग से दूर रहना चाहिए या नहीं। देन ली चांग की फैमिली के साथ डिनर भी करती है और ये बन जाती है एक हैप्पी नाइट। क्लियरली चांग ली को पसंद करता था पर ली ऑलरेडी किसी और के पीछे पागल थी। टिल चांग ली के लिए काफी अच्छा दोस्त रहता है पूरे टाइम। देन ली घर पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि वो लॉकेट अपने साथ वापस ले आई है और जो उसने मंदिर में रखा था वो एक पत्थर था, पर ये बात उसने चांग को नहीं बताई थी। एनीवे नेक्स्ट डे टीचर वान क्लास में नहीं आता। क्लास लेता है इंस्ट्रक्टर पाई जो नया क्लास टीचर है, क्योंकि आपको याद होगा कि पाई को वान और ली पे शक हो गया था। वो फिर से स्ट्रिक्ट रूल्स लागू कर देता है पूरी क्लास पे और चांग और ली फिर से
बन जाते हैं नौकर। वहीं वान प्रिंसिपल से आकर बात करता है, पर प्रिंसिपल को ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर पाई ने पट्टी पढ़ा दी थी ली और वान के बारे में। प्रिंसिपल अपने बेटे को वार्निंग देता है ली से दूर रहने की, पर स्टिल वान ली को प्राइवेट लेसन्स देता है। अब होता यह है कि ली पोयम नहीं लिख पाती क्योंकि अब उसके पास फांग की आत्मा नहीं थी। एनीवे, यहाँ तक आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं करा है तो, क्योंकि असली मजा यहाँ से स्टार्ट होगा। टीचर वान को ऑब्वियसली लगता है कि ली बस स्ट्रेस में है। वो उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर ली अब डरी हुई थी। यहाँ पे ली वान का हाथ पकड़ लेती है और वान ली को कर देता है किस। दोस्तों, क्लियरली इस किस की शुरुआत ली ने करी थी उसका हाथ पकड़कर, और ये डिटेल आप लोग याद रखना। तभी एक बुक लाइब्रेरी में गिर जाती है, पर चेक करने पे वहाँ पे कोई भी नहीं था, पर ये हो सकता है कि इन दोनों को किसी ने देख लिया हो। देन उस रात को ली लिखने की कोशिश करती है, पर उसका दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। एंड देन ली उठा लेती है फांग की पोयम डायरी। वो तुरंत एक पोयम को कॉपी करने लगती है, पर इस चीज से ली को याद आने लगती है पुरानी बातें। सीन पास्ट में आता है जब ली अपने दूसरे स्कूल में थी और वो एक राइटिंग कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। पर सिंस दोस्तों ली के पास ढंग का राइटिंग टैलेंट नहीं था, तो उसने एक फेमस राइटर की पोयम कॉपी कर ली थी। ये बात पता चल गई थी पूरे स्कूल में। ली की फैमिली की बेइज्जती हो गई थी। ली की माँ ने उसे चाटा भी मार दिया था, और ये वही बुरा काम था जिसकी वजह से ली और उसकी माँ गाँव में रहने आए थे। ली की पूरी जिंदगी जैसे बर्बाद ही हो गई थी उस हादसे के बाद, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसके पापा ने भी घर छोड़ दिया था। ये सब याद कर कर ली अब प्रेजेंट में पोयम कॉपी नहीं कर पाती, और इसलिए वो सोचती है कि वो फिर से लॉकेट पहन ले। नेक्स्ट डे हानकुई बिल्डिंग की छत पे ली लॉकेट निकाल लेती है, पर स्टिल इस बार फांग सामने नहीं आती, जैसे वो गुस्सा हो गई हो। तभी चांग आ जाता है और ली भागती है क्योंकि उसे सच्चाई नहीं बतानी थी। चांग को लगने लगता है कि टीचर वान ली को प्रेशर डाल रहा है, तो वो जाकर वान को भी धमकी देकर आता है। बेसिकली वो अपनी दोस्त के लिए बहुत ज्यादा परेशान था और उसकी बहुत ज्यादा केयर करता था। देन स्कूल के बाद लाइब्रेरी में अचानक एक बॉक्स अपने आप गिर जाता है। उस बॉक्स में थी पोयम की किताबें, और ये पोयम लिखी थी टीचर वान ने। ली उस किताब को पढ़ लेती है, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाती है। असल में वो किताबें बेकार थी, राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो वान टीचर बन कैसे गया। ली ये सारी बातें कन्फ्रंट कर देती है वान के सामने जब वो थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में आता है। ली को दिन पता चलता है कि वान टीचर सिर्फ प्रिंसिपल की वजह से बन पाया है और इस पे खुद का कोई टैलेंट नहीं था। ये सुनकर वान भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है और ली और वो लड़ने लगते हैं। लड़ाई इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि एंड में वान दिखा देता है अपना डिमोनिक रूप, और वो ली का रेप करने की कोशिश करता है। पर अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और वान को दिखाई देती है फांग की आत्मा। वान भागता है देखने के लिए कौन है, पर थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाता है और उतने में ही ली घर भाग जाती है। अब ऑब्वियसली इतने ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद ली हद से ज्यादा हो जाती है डिप्रेस्ड, पर अब फांग फिर से उसके सामने आ गई थी। ली डिप्रेशन की वजह से 2-4 दिन स्कूल भी नहीं जाती, और चांग स्कूल में समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है। वो शाम को ली के घर भी आता है, पर सिंस ली बीमार थी तो उसकी माँ चांग से उसे मिलने नहीं देती। देर रात को दिन फांग की आत्मा आकर ली को बताती है कि जब वो जिंदा थी ना, तो उसके स्कूल के टीचर्स ने उसे फोर्स किया था स्कूल के हिडन बुक क्लब को ढूंढने के लिए, और उन टीचर्स की वजह से ही एंड में फांग मारी गई। फांग समझाती है कि ली की लाइफ भी उन टीचरों की वजह से बर्बाद हुई है, पर अगर फांग ली को पूरी तरीके से उसे पोजेस करने देगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टिल ली बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और वो कुछ नहीं बोलती। देन नेक्स्ट डे फाइनली ली स्कूल जाती है और उसने जीत लिया था राइटिंग कंपटीशन का सेमीफाइनल राउंड। रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेने आए हुए थे, पर सदमे के मारे ली कोई जवाब नहीं देती। उसे सदमे में ही फोटोज वगैरह खिंचवानी पड़ती है वान के साथ, पर उस बेचारी को वान की परछाई से भी अब डर लग रहा था, और इस डिप्रेशन से वो बेहोश भी हो जाती है। ली को देन होश आता है घर पे, पर उसकी गर्दन से वो जेड लॉकेट गायब हो गया था। वो तुरंत लॉकेट ढूंढने लगती है कि तभी घर पे आ जाता है उसका पापा। और अब यहाँ से दोस्तों ली की लाइफ पूरी उलट पुलट और हद से ज्यादा डिमोनिक होने वाली है, जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। पर सिंस ये कहानी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा। वेल, ये था पूरा रिकैप बैक टू स्कूल टीवी सीरीज का पहले पार्ट का, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये कहानी समझ आ गई होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग आके देखने वाले हैं ली का बहुत बुरा ब्रेक डाउन, और साथ ही साथ फांग की आत्मा का असली डिमोनिक रूप। तो आप लोग तैयार रहना, वो पार्ट जल्द ही आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप देख रहे हो डिमोनिका का जो बेस्ट और रिकैप चैनल है। मैं हूँ कैरेश, मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे, और मैं सबका पर्सनली इंस्टा पे रिप्लाई करता हूँ, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। और मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।